55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अब मैं अदारे के नायब सदर मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपनी तख्लीक पेश करें। बच्चों की एक कहानी है। साइंस फिक्शन लिखने की कोशिश किया हूँ। आप जानते हैं साइंस फिक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं। साइंस में भी बहुत जगह है, गुंजाइश है, फिक्शन में भी बहुत। दोनों को मिला लें तो और दोनों का स्पैन बड़ा हो जाता है। ये कहानी का यानी पस मंज़र या कहानी मैं कहाँ से उठाया हूँ उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। ऐसे जो लोग बहुत ज़्यादा कहानियाँ पढ़ते हैं वो और भी कहीं से उसका नुक्ता निकाल सकते हैं कि कहाँ से उठाएगी। हमारे यहाँ ये यासीन झनकार हैं, उनका खेत था पहले, अभी शायद बेड डालें। यहाँ पर ये ईसाइयों का जो कब्रिस्तान है उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर उनका खेत था और एक हम लोग अक्सर जाते आते रहते थे वहाँ। एक मर्तबा गए तो वो अनार के जो है पूरे वो बाग बनाया था, अनार लगाया था और काफ़ी बड़े बड़े अनार हो गए थे। तो अनार जब बहुत ज़्यादा तादाद में और बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ का लगता है तो दरख्त झुकने लगते हैं, तो बांस से उनको बांध कर टेका देना पड़ता है एक एक दरख्त को कई। तो हम लोग उसी सिलसिले में पहुँचे थे कि वो बांस दे दिए, जो सालदार है वहाँ उसका रखवाला वो बांधे। फिर तो वहाँ जब पहुँचे तो वो अनार तकरीबन आधा किलो के या और कुछ ओवर साइज़ इतने बड़े बड़े अनार हो चुके थे। वो सालदार बैठा था एक तरफ और उसके पास वो अपना तेल का डिब्बा जो आता टीन वाला वो लेके बैठा हुआ था। उसमें कुछ घास फूस जल रही थी और कुछ लड़के जो है पूरे गार्डन में इधर उधर दौड़ रहे थे और वो जो तितलियां थीं वो पकड़ पकड़ के ला रहे थे, उसको वो दे देते थे। वो उनका पर नोचता था और वो डिब्बे में डाल देता था। ये वो था, वो मेरे जहन में वो मंज़र अटका हुआ था, बल्कि वो जो बेदर्दी थी वो भी अटकी हुई थी। वही ये कहानी का सबब बनी। उन्वान है अनार। और इस कहानी को मैं जामिया मिल्लिया के जो एक उस्ताद हैं मोहतरम शमसुल इस्लाम फारूकी साहब, उन्होंने कीड़ों मकोड़ों के ऊपर बहुत काम किया है और न सिर्फ उनका साइंस लिखा है बल्कि फ़िक्शन भी लिखा है। उस पर उन्होंने बहुत काम किया इस ताल्लुक़ से। एक ज़माना था, बरसों उनकी किस्त चली उमंग में कीड़ों मकोड़ों की दुनिया। पहला या दूसरा मजमून या कहानी उनकी होती थी। ये कहानी मैं उनकी नज़र कर रहा हूँ। उन्वान है अनार। घर में सब इकट्ठा थे। दादा अब्बू सोफ़े पर अखबार पढ़ रहे थे। ताया अब्बू उसी सोफ़े के दूसरे कोने पर बैठे थे और दीवार घड़ी का सेल तब्दील कर रहे थे। बच्चे ड्राइंग रूम के फर्श पर बैठे थे और सब एक साथ दायरा बनाकर कोई खेल खेल रहे थे। चाचा अब्बू छोटी अतिया के नज़दीक बैठे थे जो फर्श पर पड़ी करवट होती और फिर पलटकर आगे खिसकने लगती और जो भी चीज़ हाथ आती पकड़कर मुंह में डालने लगती थी। बड़ी अम्मी और चाची अम्मी दोनों एक साथ ड्राइंग रूम में रूम में आई थीं। बड़ी अम्मी के हाथ में एक टोकरा था और चाची अम्मी एक हाथ में एक बड़ी प्लेट और दूसरे हाथ में एक छुरी लिए हुए थी। सारी चीज़ें उन्होंने दादी अम्मी के सामने रख दी। दादी अम्मी उसी सोफ़े के उस कोने से टेक लगाए बैठी थी जिस कोने पर ताया अब्बू बैठे थे। टोकरे पर नज़र पड़ते ही दादा अब्बू ने अखबार रख दिया
और हैरानी से बोले, अरे तुम ये अनार काटने जा रही हो, मगर मेरा शेर अनार का दुश्मन तो है ही नहीं, कहाँ है वो? सब हैं, वही अकेला नहीं है। मालूम नहीं खाना भी खाया कि नहीं, दादी अम्मी बोली। खाना तो इनके साथ ही खाया था, लेकिन कब निकला कोई देख ही नहीं सका, बड़ी अम्मी बोली। सऊद बेटा, नईमुल ज़फ़र कहाँ है? चाची अम्मी ने बच्चों को मुखातिब किया। अम्मी मैं यहाँ हूँ, देखो दादा अब्बू देखो, जल्दी देखो मेरे हाथ में क्या है। चाची अम्मी की बात पूरी होने से पहले ही नईमुल ज़फ़र ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और सीधा दादा अब्बू की तरफ दंदनाता चला गया। उसकी आवाज़ सुनकर दूसरे बच्चे भी उसको देखने लगे। मरियम, जो लगभग उसकी हमउम्र और तायाजाद बहन थी, दायरा छोड़कर उठी और उसके पीछे लपकी और दादा अब्बू के करीब, उसके बिल्कुल करीब खड़ी होकर वो देखने लगी जो वो दादा अब्बू को बता रहा था। दादा अब्बू ने देखा उसने अपनी चुटकी में एक काली तितली दबा रखी है। ये एक आम सी तितली थी जो खेतों और झाड़ियों में उड़ती नजर आती है। तितली का रंग गहरा काला था, लेकिन परों के निचले हिस्से में सफ़ेद और सुर्ख पट्टे पड़े हुए थे। परों पर कहीं कहीं छोटे छोटे गहरे सुर्ख दायरे भी थे। तितली देखते ही दादा अब्बू बोले, लो जी देखो, आपके अनार के एक नहीं दो दो दुश्मन इकट्ठा हो गए। अनार का नाम सुनते ही नईमुल ज़फ़र ने तितली मरियम की तरफ बढ़ा दी, लेकिन मरियम डर कर पीछे हट गई। इस दौरान मरियम का बड़ा भाई मतीन भी वहां आ खड़ा हुआ था। वो भी तितली को गौर से देख रहा था। मरियम के पीछे हटते ही उसने हाथ बढ़ाकर तितली को चुटकी में दबा लिया। उसने दादा अब्बू से पूछा, दादा अब्बू तितली अनार की दुश्मन कैसे है? दादा अब्बू बोले, जैसे तुम सबको अनार पसंद है, लेकिन नईमुल ज़फ़र को सबसे ज़्यादा पसंद है, इसी तरह तितली को भी फूल तो पसंद हैं, लेकिन वो भी अनार की दीवानी होती है। अब दूसरे बच्चे भी बैठे बैठे दादा अब्बू की तरफ घूम गए थे और एक टुक उनको देख रहे थे। दादा अब्बू के चुप होते ही चाची अम्मी बोली, अब्बा जी ये नाजुक सी तितली भला अनार कैसे खाएगी? यही सवाल सबके दिल में था। हर कोई अपनी जगह सोच रहा था कि यह ऐसी नाजुक और कमज़ोर सी तितली भला अनार कैसे खाएगी। चाची अम्मी के चुप होते ही मसूद बोल पड़ा, दादा अब्बू अनार का सख्त छिलका वो कैसे उतारेगी? मसूद के चुप होते ही दादी अम्मी बोल पड़ी, आप भी ना चुप नहीं रहते, कुछ भी बोल देते हैं। वो एक अनार को काट कर 4 हिस्सों में तकसीम कर चुकी थी। दादा अब्बू नहीं खा सकती। नईमुल ज़फ़र दादी अम्मी के काटे हुए अनार से कुछ दाने निकालकर मुंह में भरता हुआ बोला, अच्छा बच्चों चलो इधर आओ। उन्होंने मतीन के हाथ से तितली ले ली और अपनी बाईं चुटकी में दाब ली। कुछ देर सब बच्चों को देखते रहे, फिर बोले, जैसे तुमको पसंद है ऐसे ही इस नन्ही सी जान को भी अनार बहुत पसंद है। एक लम्हा ठहर कर वो दोबारा बोले, इसको ना तो हमारे जैसे मजबूत दांत हैं, ना ही हाथों के सख्त नाखून जिनसे वो छिलके उतारे, लेकिन फिर भी वो अनार खाती है। मगर कैसे? दादा अब्बू के चुप होते ही मरियम बेसब्री से बोली थी, इधर देखो, ये इसकी नाजुक सी सूंड है, ये इसका दांत भी है और नाखून भी। दादा अब्बू बोले। सब बच्चे झुक झुक कर उनकी चुटकी में दबी तितली को देखने लगे। इस दौरान चाची अम्मी भी उनके करीब आ गई थीं। वो भी गौर से तितली को देख रही थी। दादा अब्बू ने कुछ देर बाद बोलना शुरू किया। वो बोले, ये सूंड इसे कुदरत का एक हसीन तोहफा है। जब अनार बड़ा हो जाता है और अंदर दाने पकने लगते हैं तो तितली उन पर बैठती है, सूंड को छिलकों पर रखती है और एक किस्म का लुआब खारिज करती है। इससे अनार के सख्त छिलके फौरन नर्म बल्कि गल जाते हैं। तितली आहिस्ता आहिस्ता सूंड अंदर दाखिल करती है। अनार दानों तक सूंड पहुंच जाती है तो वो उनका रस चूसती है और पीती है। इस तरह जहां और जितने दानों तक सूंड पहुंचता है वो उनका रस चूस लेती है।
इसीलिए अक्सर अनार के छिलकों पर सुराख होता है, और जिस अनार पर सुराख होता है वो हम नहीं लेते क्योंकि वो ख़राब होने लगता है। चाचा अब्बू पहली बार बोले। इन चंद दानों के अलावा पूरा अनार खराब नहीं होता, बस हम ऐसा समझते हैं, और यही हमारी नासमझी ने इस नन्ही सी जान बल्कि इसके वजूद को खतरे में डाल दिया है। दादा अब्बू बोले। वो कैसे दादा अब्बू? मसूद ने पूछा। दादा अब्बू ने एक बार दादी अम्मी की तरफ देखा, कुछ देर देखते रहे और उसके बाद बोलने लगे। अनार के बागों में कीड़े मार दवाओं ने इनकी नस्ल ख़त्म कर दी है। वहाँ जो रखवाले होते हैं वो भी छोटे छोटे बच्चों को लगा देते हैं। बच्चे तितलियाँ पकड़ पकड़ कर उन्हें देते हैं और रखवाले उनका पर नोच कर एक डिब्बे में इन बेचारी नन्ही जानों को फेंक कर तलफ कर देते हैं। रखवाले इन बच्चों को एक तितली के बदले 2 रुपया देते हैं, क्योंकि अगर बग़ैर दाग या सुराख का अनार बड़ा हो जाता है तो उन्हें ऊंचे दामों में बाहर मुल्कों में बरामद करते हैं और खूब रुपया कमाते हैं। मगर उनकी कमाई से कुदरत का ये हसीन तोहफ़ा देखते देखते ख़त्म होता जा रहा है। दादाजी एक बार फिर खामोश हो गए। मगर ऐसा ख़राब अनार कोई लेता भी नहीं है, बाग वालों का कितना नुकसान होता है। चाचा अब्बू बोले। हाँ बेटा, आज का इंसान नफासत पसंद तो है मगर बेरहम और बेमुरव्वत भी है। वो दूसरों के हुकूक समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आज का इंसान दूसरों के हुकूक का भी लिहाज करने लगे तो कोई झगड़ा ही ना रहे और ना किसी को कोई ख़तरा हो। सब आराम से खाएं पिएं और चैन से रहें। उनके चुप होते ही दादी अम्मी बोली, सबकी फ़िक्र छोड़ें और ये अनार खाएं। वो उनकी तरफ अनार दानों की प्लेट बढ़ा चुकी थी। उनके चुप होते ही सब खिलखिला कर हंस पड़े और अनार दानों जैसे दांतों से अनार दानों को कुचलकर अनार दानों का रस पीने लगे। नईमुज़ ज़फ़र का मुंह सबसे तेज चल रहा था। डॉक्टर साहब की तख्लीक अनार, इस पर अपने ख़यालात, तासुरात, तनकीद और तबसरे के लिए यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। उसको क्यों बोला ये बात तो मुझको भी नहीं मालूम थी कि तितली जो है वो अनार की दुश्मन होती है और वो इस तरीके से उसके ऊपर यलगार करती है, सूंड के ज़रिए, और नरम कर देती है, अंदर सूंड जाता है और उतना थोड़ा सा हिस्सा ख़राब कर देती है। ये बात मालूम आती है, बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मैं इस दिलचस्प कहानी पर बरकी सर को मुबारकबाद दें। डॉक्टर इकबाल बरकी साहब ने जो तख्लीक यहाँ पर पेश की, जो कहानी साइंस फिक्शन पर मबनी जो कहानी पेश की, वाकई में काबिल मुबारकबाद है सर। मैं अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब्दुल मजीद मास्टर साहब, आपकी उम्र क्या है? उम्र 66 साल की उम्र के शख्स मोहतरम अब्दुल मजीद मास्टर साहब ने यहाँ पे इतराफ़ किया कि वो तितली जो सूंड के ज़रिए से अनार दाने को का रस चूस लेती है, उनको नहीं पता था, तो क्या इस बच्चे को भी तो ये नहीं पता हो ही नहीं सकता। तो मैं मुबारकबाद एक मरतबा फिर दूंगा इकबाल वर्गी सर को कि इस तरह से आप जो है नई नई तख्लीकात, नई नई मालूमाती फ़िक्शन के ज़रिए से, कहानियों के ज़रिए से, और बिलखुसूस बच्चों के अदब पे जो मेहनत आप कर रहे हैं, तो हमारी दुआएं हैं आपके साथ, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं आपके साथ। अल्लाह ताला सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी साहब की पेश करदा कहानी नहायत ही मुनफरिद अंदाज में लिखी गई कहानी है, जिसे साइंस फिक्शन के ज़ुमरे में बिल्कुल फ़िट किया जा सकता है। लतीफ़ अंदाज में, रवानी के साथ, आसान तरीन ज़बान में उन्होंने इस कहानी को बुना है। किरदार अपनी जगह मुकम्मल तौर से फ़िट नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे किरदारों की नफ्सियात पे बड़ा प्यारा काम किया है सर ने। बहुत ही अच्छे अंदाज में ये समझाने की कोशिश की है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसे साइंसी जो मालूमात होती है, आज बच्चों को होना किस कदर अहम है, इसका अंदाज़ा हमें है। तो वही एक अच्छी सी मालूमात और तितलियों का जो फलों से रिश्ता है, या कीड़े मकोड़ों की जो हशरातुल अर्ज़ की एक अपनी अलग दुनिया है और उनकी अहमियत से कोई इनकार भी नहीं कर सकता।
तो उस अहमियत के दर्स को भी बहुत ही लतीफ़ अंदाज में सर ने यहाँ पर रख दिया और हशरातुल अर्ज़ की ख़त्म होती हुई जो दुनिया है उसको बहुत बेहतर अंदाज में यहाँ पर सर ने पेश भी कर दिया। देखा जाए तो एक मालूमात भी फराहम की और साथ ही साथ जो तो कीड़े मकोड़ों की दुनिया जो नापैद हो रही है, जो ख़त्म हो रही है, और जिस तरीके से मादा परस्त दुनिया में जो तो इंसान अपने मफादात की खातिर तमाम चीज़ों को तहवाला किए जा रहा है, इस बात को भी बड़े अच्छे अंदाज में पेश कर दिया। मतलब ये है कि कहानी न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि मेरी समझ के मुताबिक तो टीनेजर्स और उससे बड़ी उम्र के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो बहुत ही प्यारी कहानी और इतनी अच्छी कहानी बुनने पर मैं एक डॉक्टर इकबाल बर्की साहब को खूब खूब मुबारकबाद देता हूँ। रब्बुल आलमीन आपके कलम को सलामत रखे, आमीन। मुबारकबाद डॉक्टर साहब को। मैं कहानी सुन रहा था और जो मंज़र पेश किए, सबसे पहले तो एक मकान के अंदर ले जाना, उसको तसव्वुर करवाना, बड़ा अच्छा लगा, बहुत मुबारकबाद। और जो किरदार की जो फितरत बांधी है, जैसे जो रब्त तो किरदार के ऊपर डाले हैं, जैसे दादा हैं तो अखबार पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये उम्र में अखबार ही चलता है। और वो जो लुक बताए कि वो टोकरा देखे तो फ़ौरन अखबार नीचे, ये बड़ा अच्छा मंजर है, हकीकत तसव्वुर हो रहा था। और एक बच्चा फ़र्श पे सरक रहा है, जो चीज़ हाथ में आ रही है, किरदार की फितरत को बहुत अच्छे अंदाज से बयान किए। और अच्छा ये लगा कि वाकई मजीद सर जो बताए कि यार ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, जाहिर सी बात है हम लोगों को भी पता नहीं थी, मगर एक इतना बड़ा काम कर रहे हैं वो, जैसे कि ऐसा लगता है ना कि 12वीं का पेपर केजी के बच्चों को बड़ी खूबसूरती से पढ़वा डालेंगे वो, क्योंकि 66 बरस में जो चीज़ का इल्म हो रहा है। आप इन्हें बच्चों की कहानी के ज़रिए ये बता दिए कि तितली जो है इन्हें अनार चूसती है, और उसकी जो इन्हें आज सुना हूँ मैं कि सूंड बोलते हैं, इन्हें ये भी कबूल लें, थोड़ा सा वो कबूल है तो मैं ज़्यादा कबूल लूँ, इन्हें कई चीज़ का इजाफा हुआ है और उसको इन्हें चूसती है, तो ये दुश्मन भी बताए। मगर जो कहानी जहाँ से शुरू किए थे कि यार मैं वो बगीचे में गया तो तितली के ऊपर जो जुल्म हुआ, मुबारकबाद इस बात की कि आखिर में फिर लाए और इन्हें जहन यकीन किया कि यार वो तितली को पर क्यों नोच रहे थे। इन्हें लोग कारोबारी अपने नफासत जो बताए, इन्हें मुनाफे में इतने अंधे हैं कि वो कुदरत की दूसरी चीज़ों का ख्याल नहीं करते कि बस मेरा माल अच्छा हो जाए, इंडिया के बजाय सऊदी में बिक जाए, ऐसा अनार बन जाए। और एक ये कहानी तो बताए, बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से समझा भी देंगे। इन्हें खुशी की बात ये रहेगी जो हमें 66 बरस में पता चल रहा है, अब बच्चों को पता चल जाएगा। इन्हें ये नस्ल पहले से बुजुर्ग रहेगी। बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक ये भी बताया कि यार हम दूसरों का ख्याल नहीं रखते, इन्हें इंसानियत को भी लेकर चले। और तमाम मंजर के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन्हें किरदार रब्त जो रखे, बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। आज जब हम ये बात करते हैं कि बच्चों को किताबें पढ़ाई जाएं, तो किताबें अक्सर बच्चों की ऐसी हैं कि किसी में भूत प्रेत है, किसी में चोरी चकारी के, इस तरह के नावल अक्सर मैंने देखे हैं खुद। ऐसे आलम में अगर इस तरह की कहानियाँ आती हैं जिससे इस्लाह का पहलू नुमायाँ हो और बच्चों में कुछ इस्लाही पैगामात जाएं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं इकबाल सर को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की मज़ीद कहानियाँ आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस वक्त पहुँचा तो कहानी तो आधी मुकम्मल हो चुकी थी। बहरहाल उसके ऊपर से भी जो 2-3 बात मेरे जहन में आए तो उसको सामने पेश कर दूं। सबसे पहली बात तो जो उन्होंने मालूमात दी है तो मैं उससे दो बरस आगे जाता हूँ। कुछ 66 साल नहीं होता, मुझको 68 साल में पता चला। बहरहाल ये वाकई एक मालूमाती चीज़ थी। और दूसरा ये कि इन्होंने जिस तरीके से उसको बयान किया तितली का पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन, उसको ज़ाहिर होता है इससे उनका कि जिस तरीके से उन्होंने बयान किया भी तितली गहरे काले कलर की थी, फिर उसमें किनारे गोल दायरे बने थे, ये था वो था। तो हजरत ने मुझको अपने पुराने उस्ताद की याद दिला दी। MSG कॉलेज में जब हम लोग जाते थे तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश के थे डॉक्टर राव। तो हम लोग को मैकबेथ पढ़ा रहे थे ड्रामा, और जिस अंदाज से उन्होंने जो 3 विचेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया था उन 3 चुड़ैलों का, तो मुझको उनकी याद आ गई
तो ये बहुत कुछ उससे मुशाबहत रखता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुझको महादी में पहुँचाने का और अपने उस्ताद को याद करने का। और तीसरी चीज़ ये है कि जहन में आई थी, एक आम इंसानियत की बात भी इसमें जैसे है, इंसानियत की बात प्लस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि लोग किस तरीके से अपनी चीज़ों को बचाते हैं, उसको बचाने में अगर किसी को नुकसान पहुँचे, जैसे यहाँ तितलियों को मतलब ख़त्म किया जा रहा है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जब कीड़े मार दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं जो तरीके से कीड़े होते हैं, या कि अब जैसे तितली जो है वो खूबसूरत होती है तो इसमें आदमी को हमदर्दी आती है। बहरहाल मैं तो अक्सर कहीं बैठते हैं इधर उधर, तो छोटे छोटे कीड़ों को हम लोग जो देखते हैं, मच्छर को ले लीजिए, कुछ दिन पता नहीं उसकी ज़िंदगी कितने दिन की है, लेकिन उड़ता है तो कितना खून चूसता है कितना नहीं पता नहीं, फिर वो भी तो कितनी मुख्तसर सी ज़िंदगी होती है, उस चीज़ को बयान किया गया है। प्लस जो मैंने कहा था कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस तरीके से इंसान जो है अपने नफ़े के लिए किस तरीके से लोगों को अजियत पहुंचाता है, ये तमाम चीज़ इन्होंने उसमें पेश की है और लोगों को इस चीज़ पर सोचने पर मजबूर किया है कि इसमें मतलब कहानी पेश करने वाली की कामयाबी इसमें भी है कि वो मौजूदा दौर में जो लोग, ज़्यादातर लोग कोई अपनी जगह मुतमईन नहीं है, तो इस तरीके से जब लोग आते हैं और वो जिसे उन्होंने मंजरनामा उन्होंने पेश किया है कि वो फलाने रूम में गए, ड्राइंग रूम में गए, वहाँ गए, तो आदमी अपने जो मौजूदा हालात हैं उससे थोड़ा सा छुटकारा हासिल करके इसमें खो जाता है और वक्ती तौर से सही वो अपनी तकालीफ को भूल जाता है। तो मैं इन तमाम चीज़ों के लिए मैं इकबाल बर्की साहब को बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी ये छुई मुई माइक क्यों लेकर आए मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये एक तरीक़े तदरीस का इस्तेमाल सर ने किया है कि अगर हम बच्चों को साइंस पढ़ाने बैठेंगे तो उनको नींद आएगी, लेकिन सर ने फिक्शन का इस्तेमाल करके साइंस को उसमें ढाल दिया है और साइंस का इस्तेमाल करके फिक्शन बयान कर दिया है। मैं मतलब ये एक अलग किस्म का तरीका है जो सर मतलब अगर 7 साल के बच्चे को पढ़ाना चाहें तो 70 साल का बच्चा ही पढ़ सकता है। हमारे सामने मौजूद 68 तक तो हम पहुंच ही गए हैं, हो सकता है 107 तक भी पहुंच जाएं। मैं इस किस्म की कहानी पर आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ सर। इसकी कुछ अगर नुमाया खूबियों पर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि उस कहानी में जैसे सभी ने कहा कि तितली का और अनार का क्या ताल्लुक है, ये कोई नहीं करता और कहानीकार भी बहुत सही होता है। यकीनन ये बात कहानीकार के जहन में थी कि ये ताल्लुक जो है उमूमन लोगों के इल्म में नहीं है और इस बात को उन्होंने तजस्सुस की बुनियाद बनाई। मैं खुद कहानी की इब्तिदा में तजस्सुस में था, एक अनार 100 बीमार में कुछ इस तरीके से चीज़ें अंदाज़ा लगाने में था कि ये कहानी का मतलब तितली से क्या ताल्लुक है, लेकिन मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाया। ये तजस्सुस जो है मुझे मुकम्मल कहानी को सुनने पर मजबूर करता था कि कहानी का इख्तिताम कहाँ होता है और तितली का अनार से ताल्लुक क्या निकला है। तो पहले ये चीज़ के बच्चों के लिए जो तजस्सुस का अंसुर है कहानी में वो इसमें भरपूर तरीके से मौजूद है। बच्चा कहानी से आखिर इस वजह से जुड़ जाता है कि उसको अनार और तितली का ताल्लुक मालूम है। दूसरा ये कि पीछे इसी नशे से मैंने एक कहानी सुनी थी जो साइंस फिक्शन पर ही मतलब सुनी गई, लेकिन वो कहानी में कहानी न होते वो मजमून होते, उसमें मालूमात को इस ढंग से इस अंदाज में पेश किया गया था कि उसमें कहानी का पूरा अंसुर जाते रहा और वो मजमून हो। लेकिन इस कहानी की खास बात यह कि इसमें मालूमात और कहानी पर दुस्तू बोलेंगे तो इसका मिजाज इतना मुकम्मल रखा गया है कि ना मालूमात ज़्यादा महसूस होती है कि मुसन्निफ जो है वो सिर्फ वो ज्ञान नहीं दे रहा है, ना ये महसूस होता है कि कहानी का दामन हाथ से छूटा है। दोनों चीज़ें इतनी तवाज़ुन से और बराबरी में आखिर तक चली है कि कहानी का पूरा लुत्फ़ भी महसूस होता है और उसके साथ साथ हम जो बच्चों को देना चाहते हैं
वो सारी चीज़ें भी हम बच्चों में आसानी और तफरीह के साथ हम मुंतकिल कर जाते हैं। जिन बातों के लिए मैं एक बार बर्की साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिरी बात, शुरुआत मैं सिर्फ एकदम नए मुद्दे की तरफ चाहूँगा कि शुरुआत में जब कहानी शुरू होती है, कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल अनार की तरह मीठी, लेकिन शुरुआत जो कि इतनी सारी हिस्सेदारियों में बयान की गई है वो बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हुई। छोटे अब्बा, बड़ी अम्मा, नाना, भाई, ये वो बहुत गैर ज़रूरी महसूस हो। अगर आप उस पर बात नजर आनी करें तो शायद मैं उसको गैर ज़रूरी नहीं समझता। अगर तुम ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते तो मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं उसको गैर ज़रूरी, जो मुश्तरका ख़ानदान होते हैं उसके अक़दार भी अलग है। वो मुश्तरका ख़ानदान वाले ही जानते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और मैं उसको यानी आज भी मानता हूँ कि वो होना चाहिए था। हमारे यहाँ ये समाजी टूट बहुत तेज़ी से जा रही है, और दूसरे तमाम ममालिक जैसे यूरोप, अमेरिका हमारे सामने कि मुश्तरका ख़ानदान टूटने के बाद आज वो किस जगह पे किधर जा रहे हैं और किस कौन सी नई नई परेशानियाँ उनसे जूझ रहे हैं, वो हम देख सकते हैं। तो हमारे लिए भी ये एक नुक्ता है, इसीलिए मैंने जानबूझकर, मेरे सामने सिर्फ 3 किरदार थे, लेकिन उसको जानबूझ के मैंने पूरा ख़ानदान उसमें कहानी में बुना है। 3 किरदारों में वो कहानी हो जाती थी और होती थी, लेकिन मैं जानबूझ कर, क्योंकि मैं उसको समझता हूँ। उसके लिए राजा कहानी ज़रूरत नहीं ना वायदा कहानी की, मेरी कहानी मुकम्मल है। आप आधी कहानी पढ़ना, आपको उसको कैसा बोर लगता है, आप आधी कहानी पढ़ लेना। उसके बाद से बहुत कहानी की इब्तिदा में जो ख़ानदानी निज़ाम को बयान किया गया है वो कहानी का एक अहम और अटूट हिस्सा कुछ इस तरीके से दिया कि एक बच्चा जो है तो वो घर में ज़्यादा वक्त देता है बजाय बाहर की दुनिया में रहने के। तो जब तक उसको वो घरेलू अपनाइयत महसूस नहीं होगी तो कहानी का आगे का जो हिस्सा है उस पर बोझा लगता है। डायरेक्टली अगर हम जैसे हम ज्ञान देने लगे तो बच्चे की समझ से बालातर हो जाएगा। तो जब वो एक घरेलू निज़ाम और उन तमाम चीज़ों से उनसियत के साथ जब उस चीज़ को पढ़ेगा तो वो उस चीज़ की तरफ बराबर माइल होगा और जहन जो है तो उस चीज़ को कबूल करेगा। और जैसे सर ने कहा कि जो ख़ानदान की एक अहमियत है एक तरीके से वो पहलू भी उजागर हो रहा है उसमें। वो अगर हम देखें सिर्फ महज एक कहानी और एक मवाद के तहत तो थोड़ा सा इजाफी लगता है, लेकिन वो कहानी के लिए ज़रूरी सिर्फ इसलिए है कि नफ्सियात और उनकी एज ग्रुप के हिसाब से उस चीज़ का होना एक बहुत अहम चीज़ है। अगर वो चीज़ नहीं होती तो डायरेक्ट कहानी जो है बिल्कुल एक साइंस फिक्शन की तरह होती और वो बच्चों को भूल जाए। जेन ऑस्टेन और थॉमस हार्डी के नावल ये चीख के आज भी चिल्ला रहे हैं कि हमारे यहाँ के मुश्तरका ख़ानदान टूट रहे हैं। दूसरी जंग अजीम से पहले जो वहाँ पर सनती इनकलाब आया और जो कारखाने बसने लगे और उनके ख़ानदान तो उनके नावे तो आज भी भरे पड़े हैं। वो तब से चिल्ला रहे हैं कि हमारे ख़ानदान टूट रहे हैं, हमारे ख़ानदान टूट रहे हैं। हमको अभी तक के उसका एहसास नहीं कि हम पर क्या गुजर रही है। थोड़ा सा उस पर भी गौर करने की जरूरत है। आखिर नुकता मैं भूल गया था, मेरे जहन में था मगर मैं जल्दी में चला इसमें था जरा है मज़ा कि हो सकता है कि इकबाल साहब ने कहीं ये मालूमात पढ़ी लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मैं सिर्फ अपने तक क्यों महसूस करूँ, इसको पास ऑन कर देना चाहिए। और इस मामले में हम लोग उनके मरहूम मिन्नत है इस तरीके से मालूमात सबको फराहम की और सबसे कम से कम हमको इस बारे में मालूमात मिली। मैं तबसरा किया, जैसे मेरे जहन में वो चीज़ बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने इनकार किया, क्योंकि आदाब जो घरों में मिला है तो हमारे बड़े नहीं होते तो हमारे तक इल्म भी नहीं पहुंचता। अब घर के अगर ताया नहीं होते, आज बच्चों से हम जब पूछते हैं तो यही पूछते हैं कि यार ये नहीं पूछते कि अनार कहाँ है, हम ये पूछते हैं ताया कहाँ है, दादी कहाँ है, दादा कहाँ है। और कहानी का एक मंज़र जो पेश किए वो, अब डायरेक्ट बच्चा अनार तो लेगा नहीं, अब दूसरा बच्चा अनार की तफसील तो बताएगा नहीं, तो उसमें किरदार का होना, बुज़ुर्गों का होना, जब तक बुज़ुर्ग नहीं होंगे तो हमें मालूमात कैसे देंगे। और उनकी शिकायत बरहक है, मैं डॉक्टर साहब की हिमायत भी नहीं करूँगा।
असल में बात क्या होती है ना कि कहानी उन्होंने बच्चा समझ के सुनी नहीं। बड़ा कोई सुनेगा तो किरदार को इनकार कर देगा, अगर बच्चा सुनेगा तो उसको अपने मवाद मिलेंगे, हाँ ये ताया है, ये दादी है। और डॉक्टर साहब को तो मैं ये बोलूँगा, कोई बच्चा अगर कहानी को शिकायत कर दे तो फिर आप अच्छे मुसन्निफ नहीं हैं, क्योंकि बच्चों के लिए कहानी। अब बच्चों से हम किरदार पूछते, दादी कहाँ है, दादा कहाँ है, यही सब पूछते हैं, तो वो बहुत बड़े बन के सुन लिए वो। असल क्या होता है नशिस्तों में, क्या होता है ना कि अगर आपको बयान किया जा रहा है कि मैं एक भालू हूँ, मेरा दर्द ये है, तो आपको जानवर बन के सुनना होगा। अब बच्चों की कहानी है तो बच्चा बन के सुनना होगा, और आप बड़े होकर शिकायत करोगे तो आपको तारीफ ही करनी है, अब बच्चा बन के करनी है। कमाल तो ये है कि कहानी बड़ों की सुन ले और बच्चे बन के उसको देखें, जब बाद में मज़ा आता है। यानी मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये असल में उनके लिए रहती है कि बच्चों की नज़र से देखो। अब आपको बच्चों की दुकान लगाना है तो 6 फुट की हीरो होंडा तो नहीं लगाएंगे, बड़ी कार तो नहीं खड़ी करोगे, छोटी सी कार लगाओगे, छोटा सा वो करोगे, अब उसमें शिकायत तो नहीं कर सकते। तो मैं जब सुनाऊँ तो मैं एक बच्चा बन के सुना हूँ कि मैं बच्चा हूँ, ये किरदार है, ये दादा है, ये ताया है, और एक बच्चा सरक रहा है, जो भी हाथ में आ रहा है फेंक दे रहा है। ये भैया फितरत बाकमाल थी। और दादा अखबार पढ़ रहे हैं, दादी और सोफे से यहाँ उस कोने से जहाँ ताया बैठे हैं। यानी इसको लिखना, यानी मैं बोलता हूँ सुनने में इतनी ताकत लगती है, लिखने में कितनी ताकत लगती होंगी। अल्लाह, यानी मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ, उनका बोलना अपनी जगह सही है, मेरा बोलना मैं जो नज़रिए से देखा हूँ मैं उनको वो बता रहा हूँ। क्योंकि जब तक किरदार नहीं आएंगे तो अनार नहीं आएगा। अनार के बारे में समझाएगा कौन? तितली के बारे में मालूमात कौन देगा? बड़े लोग देंगे। अब पूरा घर आना चाहिए उसके लिए, बच्चों के लिए। वो सही बोल रहे हैं कि जब तक मुकम्मल घर नहीं होता तो बच्चे भी नहीं रहते। अब क्या मंजर कसी थी कि दायरा बना के बच्चे खेल रहे हैं, एक सरक रहा है, वो तितली हाथ में ली है बच्ची, अब ऐसा लगता है कि पर तोड़ देंगी, मगर वो दूसरा एक रास्ता बताए, फिर उसमें एक तफसील दिए। और मेन तो ये बात रहती है ना कि बहुत बड़ा पेड़ लगता है, सब पत्ती फजूल होती है, सब फजूल होता है, अनार का छिलका फजूल होता है, मगर उसका जो दाना होता है ना वो हम घर लेके आते हैं। तो मुबारकबाद सब इसीलिए दिए कि आपने बच्चों को बड़ी खूबसूरती से समझा दिया, बस बहुत बहुत मुबारकबाद, बाकी कुछ बोलना ही नहीं। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरी भी उम्र 62 साल है, कम है। मुझको भी इस बात का इल्म नहीं था। बहरहाल बच्चों की कहानियाँ जैसे कि उम्मूमन तिलिस्मी कहानियाँ होती हैं, जादू, ये फिर वो टर्न होके जादू चूहा बन गया, फिर अमुक बन गया, फिर ढमुक बन गया। काफ़ी तूल तवील कहानी लिखने से बेहतर है, कहानी बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाती है। ये एकदम साफ और शफ़ाफ कहानी, मुख्तसर कहानी, और इसके अंदर जो जिस बात पे मजीद को ऑब्जेक्शन है, मैं समझता हूँ वो तो कहानी की सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो उन्होंने जो मंजर निगारी की है, और ताया अब्बू और चाचा अब्बू, ये सब, ये अदब जो है ये बच्चों को सही मानों में समझना चाहिए। आजकल हमारे बच्चों के अंदर ये चीज़ है नहीं, और इतना अच्छा समझ में आता है कि एक मुहज़्ज़ब ख़ानदान है, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे ढंग से मिल बांट कर बैठते हैं। आजकल ये सब चीज़ों का फुकदान है हमारे जॉइंट फैमिली में। तो वो मंजर कसी जो है वो अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त रही है, बहुत ही मुख्तसर में बहुत अच्छे ढंग से उनकी कहानी बच्चों तक का पहुंच रही है। हम लोग भी उससे महसूस हो रहे हैं। और उसके अंदर जो हुकूक तलफ़ी की बात आई है कि भाई वो अपने बिज़नेस के लिए यानी तितलियों के परों को तोड़ देते हैं, वो भी जो चीज़ है वो एक भी सबक है उसके अंदर कि लोग अपने मफाद के लिए लोगों को किस तरीके से दबाते हैं, लोगों का किस तरीके से इस्तेसाल करते हैं लोगों को। तो खैर जो भी है कहानी इतने मुख्तसर अंदाज में बहुत अच्छे ढंग से, मैं तो बोलूँगा इकबाल बरकी सर को कि इसी तनाजुर में साइंस फिक्शन में ही ज़्यादातर कहानियाँ लिखें। इसके अंदर बच्चों की दिलचस्पी भी रहेगी, मालूमात में इजाफ़ा भी होगा, और इस गुजारिश के साथ कि ऐसी कुछ मालूमात जो है आज हम लोगों को मिली है इसी के ऊपर मुबनी है, और आप तहकीक और खेतों में जाइए इधर उधर। बहरहाल बहुत अच्छी रही, बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। एक ही बात बोलूँगा सर, जैसे हम लोग अभी कहानी पर जो बहस हो रही है होनी चाहिए और एतराज़ होना चाहिए, और एतराज़ हो तो मेरा ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कुछ भी लिखा है उससे हर आदमी मुत्तफिक हो ही जाए, किसी का इत्तेफाक ना करना भी ज़रूरी होता है। तो हम लोगों को उस पर नाला नहीं होना चाहिए, उसको
एतराज़ करने वाले जहाँ से भी समझा होगा वो उसका हक है एतराज़ करना। आपने जो लिखा आपने सच लिखा, बहुत सारे आपकी हिमायत कर रहे तो ज़रूरी नहीं कि आप जवाब भी दें। तो मैं बरकी सर से गुजारिश करूँगा कि आप वहीं बैठे प्लीज़। अगर हाज़रीन मजलिस से दरख्वास्त है कि आपके दरमियान अदारे का रजिस्टर मौजूद है। जिन हजरात ने उस पर दस्तखत, नाम, फ़ोन नंबर और दस्तखत नहीं किए, बराए मेहरबानी आप नाम, फ़ोन नंबर और दस्तखत वहाँ कर दें। अगले कलमकार मोहतरम इस्माइल वफ़ा साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपनी तख्लीक पेश करें। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।